ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को @SMB इंडिया पे और पाए मार्केट के लाइव अपडेट्स और इंट्राडे ट्रेडिंग आइडियाज़ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एडवाइजर्स। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आप देखना शुरू कर चुके हैं निफ्टी के 50। जो लोग चैनल से नहीं जुड़ रहे हैं उन्हें बता दें कि हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं। हम डिस्कस करेंगे निफ्टी के आज का ट्रेंड, निफ्टी में आने वाले दिन का ट्रेंड, साथ ही डिस्कस करेंगे FIDs के डेटाज, ऑप्शन चेन एनालिसिस और निफ्टी के पूरे 50 स्टॉक्स के एनालिसिस। 25 से 30 मिनट के अंदर में ये वीडियो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। अगर ना भी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो क्यों पसंद नहीं आई। हम उस पर वर्क करने की कोशिश जरूर करेंगे। साथ ही आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको टाइमली अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। निफ्टी की अगर बात करें तो लास्ट डे हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी की जो रेंज है वो 11,550 तक नीचे में जा सकती है, और वहीं अपसाइड के अंदर बात करें तो 11,800 जो है या 11,750 जो है, इसके आसपास हम अपनी सारी लॉन्ग पोजीशंस अनवाइंड कर लेंगे। लास्ट डे की अगर बात करें फ्राइडे की, जो कि था 30 अक्टूबर का दिन, उस दिन मार्केट ओपन हुआ 11,678 पे और हमको क्लोजिंग भी देखने मिल रही है 11,642 पे। तो लगभग जिस एरिया में ओपन हुआ था उसी एरिया में क्लोज होते हुए नजर आ रहा है, और जो रेंज हमने डिस्कस की थी परफेक्टली उसी रेंज के अंदर में मार्केट चलते हुए नजर आ रही है। 11,748.95, तो 11,750 के ठीक 1.05 पॉइंट्स के करीब करीब वहां से रिवर्स हो गया मार्केट, और नीचे के लेवल्स पे 11,550 की अगर बात करें तो वहीं से जैसे ही ब्रेक हुआ, ब्रेक होते ही वापस से सपोर्ट मिलते हुए नजर आया। तो हमारी जो रेंज थी वो बिल्कुल परफेक्ट पिन पॉइंट रेंज हमने डिस्कस की थी और वहीं से सपोर्ट मिलते हुए नजर आ रहा है। करंट लेवल्स पे अगर बात करें तो यहाँ पे अब क्लियरली जो ट्रेंड है वो तो डाउन ट्रेंड हो ही चुका है बहुत समय पहले, और 11,800 जब ब्रेक किया उसके बाद में कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड ही हमको देखने के लिए मिल रहा है। अभी करंट लेवल्स की अगर बात करें तो 11,600 हमने डिस्कस किया था कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और क्लोज 11,642 के आसपास ही होते हुए नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम ओवरऑल मार्केट की अगर ट्रेंड की बात करें, अभी फिलहाल तो डाउन ट्रेंड में ही नजर आ रहा है और एक फॉलिंग चैनल के अंदर में क्लियरली नजर आ रहा है। यहाँ से वापस एक बाउंस मिलेगा आपको, और डेफिनेटली मुझे लगता है कल बैंक निफ्टी से कुछ ना कुछ सपोर्ट आपको जरूर मिलेगा। फिर से 11,800 के आसपास आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। 11,800 अभी भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बना हुआ रहेगा, और नीचे के अंदर में 11,600 जो है वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। लास्ट डे का जो लो है 11,535, ये भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बन चुका है। अगर हम इसके 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज की बात करें तो 11,548, तो ये भी 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, और 20 डे सपोर्ट जो है रेजिस्टेंस जो है 11,808 पे। तो इसी रेंज के अंदर में चलता हुआ नजर आएगा। एक बहुत ही छोटी रेंज के अंदर में ट्रेडिंग आपको देखने मिल सकती है। बहुत ज्यादा तेजी एक साइड की या एक साइड की मंदी आपको शायद देखने ना मिले, इसलिए ओवरऑल ट्रेंड जो है वो हमारा साइडवेज का रहेगा। सेम लेवल हमको बैंक निफ्टी में भी देखने के लिए मिल रहा है, इसलिए हमें एक बहुत ही कॉशियस रह के ट्रेड करना है, स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड करना है, इंडेक्स को अवॉइड करना है। क्योंकि अगर हम इंडेक्स में ट्रेड करेंगे दोनों तरफ के ट्रेड्स देखने मिलेंगे, और ऑप्शन में अगर हम ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली हमें लॉसेस ही ज़्यादा होंगे रेदर देन प्रॉफिट्स। इसलिए बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक स्टॉक सिलेक्शन में विश्वास रखते हुए ही हमें काम करना है। बहुत ज़्यादा हमें इंडेक्स पर ट्रेड भी नहीं लेना है। आगे बढ़ने से पहले एक बार हम निफ्टी के वीकली चार्ट्स और मंथली चार्ट्स को भी डिस्कस कर लेंगे। अगर हम यहाँ पे क्लियरली देखें तो जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि 12,000 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। 11,800 से लेकर 12,000 की जो रेंज है ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ से एक रिवर्सल देखने मिलेगा। अभी भी क्लियरली हम देखें तो वीकली चार्ट्स में हमें अप ट्रेंड ही देखने मिल रहा है। जिस लेवल से ये रिवर्स हुआ है 11,500 का 50 का जो लेवल है, यहाँ से जो रिवर्स हुआ है, यहाँ से हो सकता है कि वापस आपको इसी रेंज के अंदर में देखने मिले। यहाँ पे एक छोटी सी कंसोलिडेशन या नेक्स्ट 1-2 हफ्ते आपको इसी रेंज के अंदर में ट्रेड देखने के लिए मिले, बट डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आपको अपसाइड देखने नहीं मिलेगी। इस तरीके का ट्रेंड जो है वो यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसी लेवल से अगर हम देखें, हमने पहले भी डिस्कस किया वीकली चार्ट्स में, एक बार, 2 बार, तीसरी बार जब इसने ब्रेकआउट किया, फिर वहां से जब इस लेवल से गिरा है, चौथी बार हम देखें तो बहुत ही शार्प फॉल हुआ है। फिर से इस लेवल से जब रिवर्स होकर अभी इस लेवल के आसपास आ रहा है, ये 5वीं बार है कि ये कंटिन्यूसली वापस से ब्रेकआउट नहीं दे पाया। इसलिए फिर से लग रहा है कि गिरावट यहाँ पे आपको देखने मिल सकती है। और हमने पहले भी डिस्कस किया कि हर 400 पॉइंट के आसपास में सपोर्ट अवेलेबल है, इसलिए बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिरावट होगी ऐसा अभी फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। तो वीकली चार्ट्स के अंदर में भी अभी साइडवेज टू नेगेटिव ही ट्रेंड हमें दिखाई दे रहा है। मंथली चार्ट्स की बात करें तो इसने जो रेजिस्टेंस जोन है बस वहीं पे हाई बनाया 12,000 के आसपास, और वहां से वापस नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो ट्रेंड है वो बिल्कुल अभी भी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। अब आगे का ट्रेंड किस तरीके रहता है, नेक्स्ट वीक किस तरह से परफॉर्म करेगा, मुझे लगता है आने वाले समय के लिए और इस महीने के लिए नेक्स्ट वीक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर नेक्स्ट वीक में जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेकआउट होता है तो डेफिनेटली और हायर ट्रेंड हम करते हुए दिखाई दे सकते हैं, बट अगर रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता है तो डेफिनेटली वापस जो हमारा ट्रेंड डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है, हो सकता है कि हम उस
तरफ चले जाएं तो डेफिनेटली नेक्स्ट वीक जो है बहुत ही क्रूशियल रहने वाला है नेक्स्ट 3 से 6 महीने के ट्रेड के लिए। और नेक्स्ट वीक के बाद ही हम एग्जैक्टली जो ट्रेंड है किस तरीके का रहने वाला है वो हम समझ पाएंगे। ऑप्शन चेन एनालिसिस की अगर हम बात करें तो क्लियरली 11,600 के लेवल पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त कॉल राइटिंग नहीं दिखाई दे रही है। साथ ही ऊपर के लेवल्स में बहुत अच्छी कॉल राइटिंग दिखाई दे रही है। तो कॉल राइटिंग बहुत ही हायर लेवल्स पे भी दिखाई दे रही है, 12,500 हो चाहे 12,000 के ऊपर में हो और इमीडिएटली भी अवेलेबल है। वहीं पर अगर पुट राइटिंग की बात करें तो पुट राइटिंग बहुत ज़्यादा क्वान्टिटीज़ में नहीं दिखाई दे रही है, काफ़ी स्कैटर्ड दिखाई दे रही है। और वहीं पर नीचे के लेवल्स पे भी 10,500 हो चाहे 10,000 हो, यहाँ पे भी पुट राइटिंग दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे नीचे के लेवल्स पे आप ज़्यादा देख सकते हैं कि चाहे वो 10,800 का लेवल हो चाहे 11,000 का लेवल हो, तो नीचे के लेवल्स पे ज़्यादा पुट राइटिंग होना क्लियरली दिखा रहा है कि बुल्स का कॉन्फिडेंस जो है वो नीचे की तरफ ज़्यादा है रैदर देन इमीडिएटली अगर नीचे के लेवल्स की बात करें। इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे स्कैटर्ड दिखना और थोड़े नीचे लेवल्स पे पुट राइटिंग होना कहीं ना कहीं एक रिस्क जो है वो बना रहा है। साथ ही यूएस इलेक्शंस के जो रिजल्ट्स आने वाले हैं, लोन मोरेटोरियम के बारे में वापस आगे क्या सुनवाई होती है और क्या उसके बारे में निकल के आता है, वो सारे क्यूज भी देखने के लिए मिलेंगे। इसलिए थोड़े नीचे की तरफ शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, बट जैसे ही इन्हें मौका मिलेगा मुझे लगता है कि वापस अपसाइड की तरफ शिफ्ट होंगे। और वीकेंड था बोल के हो सकता है कि यहाँ पे ज़्यादा हमें पुट राइटिंग देखने नहीं मिल रही है और जनरली ऐसा ही होता है। और आजकल मंडे को मार्केट ब्लीड करता है, ये हमने देखा है। तो कल अगर आईसीआईसीआई बैंक और कुछ सेंटीमेंट पॉजिटिव होता है बैंकिंग में तो हो सकता है कि कल ब्लीड ना करें, बट जनरली अभी अगर मार्केट का मंडे का ट्रेंड देखेंगे तो रेगुलरली हम मंडे को ब्लीड कर रहे हैं, ऐसा हमें देखने मिल रहा है। बाकी ये मार्केट कल खुलेगी किस तरीके रह सकती है, और साइडवेज की हमने डिस्कशन करी है, मुझे लगता है साइडवेज ही मार्केट नजर आएगी। क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट की तरफ नजर डालेंगे तो हमें 11,600 के ऊपर में अच्छा सपोर्ट मिलेगा और इमीडिएटली 11,500 पे भी अच्छा सपोर्ट है। वहीं पे नीचे के लेवल्स पे भी अच्छा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि 11,500 के नीचे देखेंगे तो अभी फिलहाल सपोर्ट दिखाई नहीं दे रहा है, हो सकता है कल मार्केट ओपन होने के बाद में नीचे के लेवल्स पे सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे। वहीं पे अगर अभी क्यूमुलेटिवली अभी देखें तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है और इमीडिएटली हर लेवल के ऊपर में हर 100 पॉइंट पे अच्छा रेजिस्टेंस अवेलेबल है। और ऊपर में 12,500 की बात करें, 12,000 की बात करें, हर लेवल पे बहुत ही हाई रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तो क्लियरली अपसाइड जो है वो थोड़ी सी लिमिटेड है, डाउन साइड क्लियरली ज़्यादा दिखाई दे रही है। अगर मार्केट ब्लीड करता है तो डेफिनेटली यहाँ पे जो पुट राइटिंग है ये थोड़ी सी अनवाइंड होते हुए दिखाई दे सकती है और मार्केट नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। हालांकि मार्केट के जब हम FIDIs की डेटा की बात करेंगे तो वहाँ पे और समझेंगे कि आगे किस तरह के क्यूज हमको मिल सकते हैं। बट फिलहाल के लिए जो साइडवेज ट्रेंड हमने डिस्कस किया है 11,550 से लेकर 11,800 का, यही रेंज के अंदर में मुझे ट्रेड दिखाई दे रहा है। FIDIs के डेटा की बात करें अगर तो यहाँ पे क्लियरली FIIs हमने देखा था कि यहाँ पे सेलिंग स्प्री में वापस आ चुके हैं और ये कंटिन्यूसली अब सेल करेंगे कुछ दिन के लिए। वहीं DIIs ने फिर से बाई करने की शुरुआत करी है, तो इन्होंने क्लियरली नीचे के लेवल्स पे वैल्यू दिखाई दे रही है और ये फिर से वापस बाई करने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए मार्केट में हमें जो इतना बड़ा रिवर्सल और वापस नीचे के लेवल से अपसाइड दिखाई दे रहा है वो डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। बट फिर भी ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, क्योंकि अगर नेट एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे तो DIIs ने जितनी FIIs की सेलिंग है एब्जॉर्ब नहीं करी है। इसलिए यहाँ पे एक कंसर्न जो है या क्वेश्चन मार्क है वो बना हुआ है कि अगर ये इसी तरीके से सेलिंग करते रहे FIIs तो क्या DIIs पूरी की पूरी अब्जॉर्प्शन कर पाएंगे। क्योंकि अभी लोगों के जितने मुझे पता है फेस्टिवल सीजन आ रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो पेंडिंग है, तो हो सकता है कि लोन में म्यूचुअल फंड्स में रिडम्पशन जो है वो करना पड़े, तो डेफिनेटली वापस जो है आपको यहाँ पे DIIs की तरफ से सेलिंग भी दिखाई दे सकती है। तो इस बात के लिए बहुत ही कॉशियस रहकर ट्रेड करना है। भले ही हमें आज DIIs पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, बट DIIs अपनी पोजीशन रिवर्स करते हुए भी देरी नहीं लगाते हैं। तो अभी ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो थोड़ा सा वीकनेस या हम कह सकते हैं नेगेटिव टू साइडवेज ही नज़र आ रहा है FIIs DIIs के डेटा में। तो डेफिनेटली हमारा सेंटीमेंट ओवरऑल जो सेंटीमेंट है वो साइडवेज का भी फिलहाल दिखाई दे रहा है। पाया कि अगर फ्यूचर ऑप्शन डेटा की बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर्स में उन्होंने 1700 करोड़ का शॉर्ट किया है। इंडेक्स ऑप्शंस में इन्होंने बहुत ही अच्छी क्वांटिटीज में बाय किया है। स्टॉक फ्यूचर्स में यहाँ पे 1468 का इन्होंने बाय किया, नेट में 6000 करोड़ का इन्होंने बाय किया है। तो यहाँ पे डेफिनेटली जो ट्रेंड निकल के आ रहा है वो क्लियर है कि यहाँ पे पॉजिटिविटी बिल्कुल दिखाई दे रही है, बट इंडेक्स में वो शॉर्ट दिखाई दे रहे हैं। लोअर लेवल्स पे स्टॉक फ्यूचर्स में लॉन्ग करने का मतलब है कि उन्हें कहीं ना कहीं वैल्यू दिखाई दे रही है और आगे आने वाले समय के अंदर में वो फिर से बाइंग अपनी शुरू कर सकते हैं। वहीं पे इंडेक्स के अंदर में उन्हें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इंडेक्स नीचे जाता हुआ दिखाई देगा और स्टॉक्स के अंदर में हो सकता है कि प्राइस अप हो, इसलिए उन्होंने फ्यूचर्स के अंदर में अपनी पोजीशंस को हेज किया है। और वहीं पे नेट बाइंग दिखाई दे रही है, तो डेफिनेटली लोअर लेवल से हमें एक बाउंस देखने मिलेगा। ये हमें ओवरऑल सेंटीमेंट यहाँ पे मिलते हुए नजर आ रहा है।
बात करते हैं निफ्टी के स्टॉक्स की, एक एक करके अल्फाबेटिक वे में डिस्कस करेंगे। तो लास्ट डे हमने डिस्कस किया था कि जो अदानी पोर्ट्स है, अदानी पोर्ट्स के अंदर में एक रिवर्सल आपको देखने मिलेगा, चाहे वो 340 पे मिले, चाहे 330 पे मिले, चाहे 320 पे मिले। बट इमीडिएटली हमारी अनुमान यही था कि 340 पे आपको एक रिवर्सल मिल सकता है। यहाँ से एक रिवर्सल अगर होता है तो डेफिनेटली हमें बाय करके चलना है, और 360 रुपए का जो टारगेट था वो देखने मिल रहा है। बट डेफिनेटली मुझे यहाँ लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पे शायद आपको एंट्री और एग्जिट का मौका ना मिला हो, इसलिए बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे मैं कह नहीं सकता कि आपको शायद पोजीशन लेने का मौका मिला है। बट जिस तरीके का स्पाइक इसके अंदर देखने मिल रहा है तो लग रहा है कि वॉल्यूम्स हो सकता है 2-3 दिन कंटिन्यू रहे और फर्दर लेवल इसके अंदर में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। बट डेफिनेटली लास्ट 2-3 दिन अच्छी गिरावट हुई, फिर से एक रिवर्सल बहुत ही अच्छा विद वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर आना इसका डेफिनेटली वॉल्यूम के साथ में क्लियरली शो कर रहा है कि और ट्रेंड हायर करने के लिए रेडी है। तो यहाँ पे 360 या मैं कहूँ 365 स्पेसिफिकली 365 के बाद में इसमें फिर से तेजी आएगी, तो 365 के ऊपर में बाई करें, 360 का स्टॉप लॉस रखें, फिर 380 का टारगेट देखने मिलेगा। एशियन पेंट्स के अंदर में क्लियरली मेरे 2200 के आसपास की राय थी, और अपसाइड में 2300 तक के लेवल्स हमको देखने मिल सकते हैं, ऐसा हमने डिस्कशन किया था। लास्ट डे हमने हाई देखा 2242 का, ओपन हुआ 2210 पे, क्लोज भी 2211.5 पे होते हुए नजर आ रहा है। तो जहां पे ओपन हुआ वहीं पे क्लोज और लो देखने मिल रहा है 2195। तो जिस तरीके कैंडल बना रहा है तो डेफिनेटली एक फर्दर गिरावट यहाँ पे दिखाई दे रही है, इसलिए करंट पोजीशंस क्लियरली एग्जिट कर लें, अभी कोई फ्रेश पोजीशंस ना बनाएं। बजाज फिनसर्व की बात करें तो हमने 5500 के लेवल इसके अंदर डिस्कस किए थे। लास्ट डे हमने लो देखा 5511 का, तो हमारे टारगेट जो है ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है। और फर्दर यहाँ पे जिस तरीके का ट्रेंड बनते हुए नजर आ रहा है, वॉल्यूम्स आप देखेंगे तो काफी नेगेटिव दिखाई दे रही है। हो सकता है कि एक शॉर्ट टर्म रिट्रेसमेंट आपको यहाँ से देखने मिले, बट मुझे थोड़ा सा यहाँ पे वीक ही लग रहा है। अब की बार 5500 के नीचे जैसे ही जाएगा तो फ्रेश शॉर्ट इसमें बनता हुआ नजर आ सकता है, और 5250 तक के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। तो करंट लेवल्स पे भी मेरी शॉर्ट की राय है, लेकिन मुझे लगता है 5500 ब्रेक करेगा। अगर 5500 के नीचे होल्ड करता है कुछ देर तो 5500 के आसपास शॉर्ट कर सकते हैं। 250 पॉइंट यहाँ से और गिरावट हो सकती है, और स्टॉप लॉस हम इस केस में 5500 का जो है 5550 का रख के चलेंगे। बजाज ऑटो के अंदर में ओवरऑल जो ट्रेंड था मैंने क्लियरली कहा था कि साइडवेज का है, कोई बहुत ज़्यादा अच्छी यहाँ पे ट्रेडिंग देखने नहीं मिल रही है, तो अवॉइड की सलाह थी और अभी भी अवॉइड की ही सलाह है। बजाज फाइनेंस के अंदर में दोनों तरफा ट्रेड हमको डेली देखने मिलता है। हम डिस्कशन भी करते हैं इसके अंदर में कि शॉर्ट होगा लॉन्ग होगा, लेकिन इसमें ऑलरेडी मेरे काफ़ी जो मेरा व्यू है इसमें सही नहीं बैठता है जनरली। बट अगर ओवरऑल ट्रेंड देखेंगे तो अभी बिल्कुल यहाँ पे नेगेटिव ही दिखाई दे रहा है। अभी फिलहाल कोई अच्छा ट्रेड यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो इसने डबल टॉप बना दिया है, तो यहाँ से डेफिनेटली एक फर्दर गिरावट आपको देखने मिल सकती है। इसलिए 3200 के नीचे जाएगा, जो पहले हमारा व्यू था कि 3200 के नीचे हमें शॉर्ट करना है, तो मुझे लगता है कि 3200 के नीचे आप शॉर्ट करेंगे ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। 3000 तक के टारगेट देखने मिलेंगे। 3000 से नीचे जाता है तो 2750 के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। भारतीय एयरटेल एक ऐसा स्टॉक है जिसमें हमेशा मैं शॉर्ट रहा हूँ, और बहुत ही कन्विक्शन के साथ में सिर्फ एक ऐसा स्टॉक है जिसमें मैंने शॉर्ट कॉल दी है, और वो है भारती की। वो चाहे 540 का लेवल हो, 520 का लेवल हो, 500 का लेवल हो, हर लेवल पे इस स्टॉक को हमने शॉर्ट करने की राय दी है। इवन जिस दिन लास्ट डे ये ऊपर आया था उस दिन भी हमारी शॉर्ट की ही राय थी, और मैंने एक भी बात कही थी कि 440 पे के नीचे जाएगा तो हम इसे फिर से शॉर्ट करेंगे, और यहाँ पे क्लियरली फिर से शॉर्ट दिखाई दे रहा है। हालांकि जो शॉर्ट्स में वॉल्यूम है ये बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही है, गिरावट ज़रूर हुई है। तो हो सकता है कि यहाँ से डेफिनेटली जो 420 का लेवल है, या इसका जो हम क्लियरली देख सकते हैं 422 जो 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज है, 422 के आसपास से हो सकता है कि यहाँ पे एक रिवर्सल देखने मिले। इसलिए मुझे लगता है कि अराउंड 425 के आसपास आपको अपने शॉर्ट्स में प्रॉफिट बुक कर लेने चाहिए। जैसी फर्दर गिरावट होती है एक बार प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करें, फिर 420 का वेट करें। 420 के नीचे जाता है तो फिर फ्रेश शॉर्ट करेंगे, अदरवाइज यहाँ से एक रिवर्सल मिल सकता है, रिवर्सल पे हम बाय करके चलेंगे। बीपीसीएल में हमने लास्ट डिस्कस किया था कि इसके अंदर में तेजी आपको फिर से देखने के लिए मिल सकती है, और यहाँ पे आपको क्लियरली 360 तक के लेवल्स देखने के लिए मिल रहे हैं, और हमारा टारगेट भी 360 का था। 360 अगर ब्रेक होता है तो इसमें फर्दर तेजी देखने मिलेगी 380 तक के लेवल्स, और यहाँ पे क्लियरली जो ट्रेंड है वो अपवर्ड होते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए यहाँ पे क्लियरली बाय की रेटिंग अभी फिलहाल बनी रहेगी 380 के टारगेट के लिए। करंट लेवल्स पे बाय कर सकते हैं, या 360 का ब्रेकआउट का वेट कर सकते हैं। करंट लेवल्स पे अगर बाय करते हैं तो स्टॉप लॉस रहेगा 350 का स्टॉप लॉस, और 360 पे अगर करते हैं तो 355 का स्टॉप लॉस लेके कैरी कर सकते हैं। ब्रिटानिया के अंदर में हमने लास्ट डेट डिस्कस किया था कि इसके अंदर फिर से गिरावट देखने मिलेगी, 3400 तक के लेवल्स देखने मिलेंगे। तो अभी भी शॉर्ट की राय है, क्लियरली शॉर्ट इसमें बना रहेगा, और इसमें जिस तरीके का ओवरऑल ट्रेंड बन रहा है स्ट्रक्चर काफी वीक है, और मुझे लगता है 3200 का लेवल जैसे ही ये 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज
3364 का लेवल तोड़ेगा, 3200 के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। तो ब्रिटानिया में शॉर्ट की राय। सिप्ला के अंदर में 760 का जो लेवल है ये बहुत ही क्रूशियल लेवल है और ये हर बार ब्रेक करके वापस अपसाइड आने की कोशिश करता है। बट अगर हम यहाँ देखें तो इसके 3 फेल्ड अटेम्प्ट हो चुके हैं और यहाँ पे क्लियरली इसने बहुत ही वोलेटाइल मूवमेंट दिखाया है, बहुत ही अनइवन अगर हम यहाँ चार्ट पैटर्न देखें तो देखने मिल रहा है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो थोड़ा बहुत हमें शायद हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न भी मिलेगा, हालांकि ये तीनों एकदम फ्लैट है इसलिए बहुत ज़्यादा क्लियर पैटर्न यहाँ देखने नहीं मिल रहा है। बट मुझे अब क्लियरली यहाँ पे जो बेरिशनेस है वो दिखाई दे रही है। करंट लेवल्स पे शॉर्ट करें, 765 का स्टॉप लॉस रखें, 720 का टारगेट, नीचे में 680 तक के लेवल्स। कोल इंडिया के अंदर में एक अच्छा रिवर्सल देखने मिल रहा है। नीचे में अगर हम देखें तो डबल बॉटम इसने बनाने की कोशिश करी है। अगर यहाँ से ये रिवर्स हो जाता तो डेफिनेटली बहुत अच्छे लेवल्स देखने मिल सकते हैं 120 125 तक के। बट मेरी इस स्टॉक के अंदर में ज्यादा बाइंग की रेटिंग नहीं है। वॉल्यूम्स हालांकि लास्ट डे बहुत अच्छी है, इसलिए थोड़ी सी बाइंग अटेम्प्ट जो है वो 115 के बाद हम कर सकते हैं। 115 के ऊपर में बाय करें, 120 से लेकर 125 तक के टारगेट्स इसमें देखने मिल सकते हैं। डिविस लैब के अंदर में लास्ट डे हमारी बिल्कुल शॉर्ट की राय थी और यहाँ पे हम देखें तो ओपन हुआ था 3111 पे, 3050 का लो बनाया, 3160 का हाई है, क्लोज हुआ है 3142 के आसपास में। हमारा 3000 तक का टारगेट था और 3000 के नीचे जाएगा तो हम 2800 तक की भी बात कर रहे थे और यहाँ पे हमको अच्छा नीचे का लेवल्स देखने मिला। ओपन के बाद में अच्छी खासी गिरावट इस स्टॉक में देखने मिली, बट जैसे ही निफ्टी में रिबाउंड हमको देखने मिला इसमें वापस से तेजी आते हुए दिखाई दे रही है। और अभी फिलहाल देखें तो अभी भी इसमें चार्ट जो है वो क्लियरली नेगेटिव की तरफ इशारा कर रहा है, तो यहाँ पे कोई भी फिलहाल बाय की सलाह नहीं है, लेकिन अभी भी एक बार सेल के लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना है। डॉक्टर रेड्डीज में हमारे 5000 के बाद में सेल की क्लियरली हमारा व्यू था और अभी भी वो इंटैक्ट है। 4888 के आसपास देखने मिल रहा है, 4888 के आसपास में। गैप तो ऑलरेडी पहले फिल हो चुका है। अगर करंटली ट्रेंड देखें तो बिल्कुल डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है और मुझे लगता है 4750 के आसपास तक ऐसा ही चलते हुए नजर आएगा। 4750 आता है तो अपनी शॉर्ट पोजीशंस अनवाइंड कर लें। आयशर मोटर की बात करें तो यहाँ पे ट्रेंड बिल्कुल नेगेटिव है और हमने डिस्कस भी किया था कि इसके अंदर में शॉर्ट्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं और हमने डिस्कस किया था। बट फिलहाल के लिए मेरी ऐसी राय रहेगी भी कोई भी शॉर्ट्स है वो कवर कर ले, क्योंकि हमारा जो टारगेट था वो था 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज तक का और 20 इसके अंदर में देखें तो लो 2070 का बनाया और रिवर्स होते हुए नजर आ रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे शॉर्ट्स जो है वो कवर कर लें और अभी कोई फ्रेश पोजीशंस ना बनाए। गेल के अंदर में हमने एक अपसाइड इसमें डिस्कस करी थी। यहाँ पे अगर देखें तो ट्रिपल बॉटम बनाते हुए नजर आ रहा है, तो यहाँ पे एक अच्छी रिबाउंड जो है इस स्टॉक के अंदर में आपको देखने मिल सकती है। इस स्टॉक में क्लियरली बाई की रेटिंग है, बाय करके चलें। अगर यहाँ पे फर्दर गिरावट ना हो, कल जो है ये 85.25 के ऊपर जाता है, सस्टेन करने की कोशिश करता है, तो डेफिनेटली 85.25 के ऊपर में हम बाय करके चलेंगे। 90 का पहला टारगेट और दूसरा टारगेट हमको 100 तक का देखने मिल सकता है। ग्रासिम की बात करें तो इसमें शॉर्ट की राय मैंने नहीं दी थी और यहाँ पे क्लियरली हमें ट्रेंड जो अभी भी अपसाइड दिखाई दे रहा है। लास्ट डे हमने हाई देखा 793 का, ओपन हुआ 770 पे, लो बनाया 765 का, क्लोज हुआ 778 पे। तो क्लोजिंग काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल रही है। वॉल्यूम्स ठीक ठाक ऑन एन एवरेज जिस तरीके के चलते हुए नजर आ रहे हैं वैसे ही देखने मिल रहे हैं। अप ट्रेंड बिल्कुल इंटैक्ट है, इसीलिए शॉर्ट की राय नहीं थी, अभी भी शॉर्ट की राय नहीं है। शॉर्ट्स इसमें अवॉइड करें। ऑलरेडी 800 का टारगेट हमारा था वो अचीव हो चुका। अगर अभी 800 के ऊपर जाता है तो फिर हम फर्दर वेट वॉच करेंगे कि क्या इसमें लेवल्स बन सकते हैं। HCL टेक में लास्ट डे बिल्कुल बाय की रेटिंग दी थी हमने और ऊपर में हमने 880 तक के लेवल्स डिस्कस किए थे और 860 का पहला टारगेट था। 860 के आसपास आते हुए दिखाई दे रहा है, तो फर्स्ट टारगेट हमारा ऑलरेडी इसमें अचीव होते हुए नजर आया और डेफिनेटली मुझे लगता है कि इसके अंदर में थोड़ा सा जो है हमें पेशेंस रखना चाहिए और यहाँ पे ट्रेंड बिल्कुल अभी भी थोड़ा सा देखें रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर जैसे ही जाएगा एक फर्दर अच्छी तेजी देखने मिलेगी आपको और अगर 853 के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करता है तो क्लियरली बाय का कैंडिडेट है। HDFC में हमने फर्दर गिरावट देखी है, लेकिन 1900 के आसपास का जो लेवल है ये ब्रेकआउट लेवल है और मुझे लगता है यहीं से आपको एक अच्छी वापस से एक मौका मिल सकता है बाय करने का। तो HDFC में क्लियरली बाय की रेटिंग है, 1923 के ऊपर में खरीदें या 1900 के आसपास खरीदें। 1900 पे खरीदेंगे तो 1875 का स्टॉप लॉस रखें और 1923 के ऊपर खरीदते हैं तो 1900 का स्टॉप लॉस रखें। करंट लेवल से बाय करें, 2000 का पहला टारगेट, 2100 का दूसरा टारगेट। HDFC लाइफ के अंदर में क्लियरली बाय की रेटिंग थी, 600 का पहला टारगेट था। हमने लास्ट डे हाई देखा इसका 792 का, तो ऑलमोस्ट टारगेट अचीव होते हुए नजर आया। बट जिस तरीके की डोजी बनाते हुए नजर आ रहा है ओवरऑल ट्रेंड थोड़ा सा साइडवेज है, बट अपने आप को सारे मूविंग एवरेज और सारे रेजिस्टेंस को पार करने के बाद में होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, जो कि अच्छा संकेत दिखाई दे रहा है। इसलिए अप ट्रेंड 600 के बाद में फिर से कंटिन्यू नजर आ सकता है। करंट लेवल्स पे बाय करें, पहला टारगेट 600 का, दूसरा टारगेट
620 का, और फर्दर अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। करंट लेवल पे अगर बाय करते हैं तो स्टॉप लॉस अराउंड 585 का हम रख के काम कर सकते हैं। हीरो मोटोकॉर्प में कल क्लियरली मैंने कहा था कि 2800 का लेवल आपको देखने मिलेगा, और 2800 का लेवल हमको देखने के लिए मिल रहा है। जिस तरीके की वॉल्यूम्स यहाँ पे दिखाई दे रही हैं और फर्दर गिरावट यहाँ पे नजर आ रही है, बट 2800 का लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। 2600 से लेकर 2800 का जो जोन है ये डेफिनेटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, क्योंकि यहाँ से एक फ्रेश ब्रेकआउट आपको देखने मिला था, और जब भी 2800 के आसपास आता है तो यहाँ से एक फ्रेश रिवर्सल भी आपको देखने मिलता है। अगर यहाँ से फर्दर गिरावट होती है तो मुझे लगता है कि कहीं पे भी आपको मौका मिले तो अपने शॉर्ट्स कवर कर लेने चाहिए 2800 के नीचे, 2600 से 2800 के बीच में, क्योंकि कहीं से भी रिवर्स ये हो सकता है। हालांकि अगर मूविंग एवरेजेस और बाकी सारी चीज़ों की बात करेंगे तो वॉल्यूम के साथ में जब ब्रेकडाउन होता है तो फर्दर गिरावट भी देखने मिल सकती है, लेकिन जो हमारी रेंज है 2600 से 2800 की, इसी के आसपास अपने शॉर्ट्स कवर करें। जब भी रिवर्सल मिलेगा तो हम एक बार बाइंग की अटेम्प्ट जरूर करेंगे। हिंडाल्को की हम बात करें तो यहाँ पे हिंडाल्को क्लियरली वापस एक सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे रहा है 170 के आसपास पे। 170.97 इसका 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज है। क्लोजिंग लेवल 170.65 का जिसके नीचे दिखाई दे रहा है, इसलिए थोड़ा सा कंसर्न बना हुआ है। ओवरऑल मार्केट ट्रेंड बिल्कुल खराब है, मेटल्स में ज्यादा सेलिंग आती है जब सेलिंग आती है, इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पे जिस तरीके का पैटर्न बन रहा है क्लियरली अभी अवॉइड करें। सेल की राय रहेगी, यहाँ पे 160 का टारगेट रहेगा। अगर यहाँ से रिवर्स होता है तो ऊपर में अपसाइड में 180 का टारगेट रहेगा, इसलिए जिस तरफ ये निकल खुलेगा उसका सस्टेन करेगा उसी साइड की हम पोजीशन बनाए। एचयूएल के अंदर हमने डिस्कस किया था कि और गिरावट देखने मिलेगी, 2000 तक के फिर से लेवल देखने मिलेंगे। जिस तरीके की गिरावट देखने मिल रही है एफएमसीजी सेक्टर में प्रेशर आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो क्या करंट लेवल्स पे शॉर्ट करना है? जिस तरीके का पैटर्न बन रहा है क्लियरली शॉर्ट बनता है, बट हो सकता है कि एक रिबाउंड देखने मिले, तो कोई भी अपसाइड मिलती है तो अपसाइड में सेल करें, ज्यादा बेटर रहेगा। इन्फोसिस के अंदर में भी अच्छी गिरावट देखने मिल रही है, हमने डिस्कस भी किया है इसके अंदर में 1060 1080 का हमारा टारगेट था, सारे टारगेट जिसमें पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और फर्दर हमने इसमें डिस्कस किया कि 1000 तक के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं, तो अभी भी करंट लेवल्स पे भी सेल की रेटिंग है, सेल करके चले। आईओसी की बात करें, लास्ट रिजल्ट्स काफी अच्छे शानदार आते हुए दिखाई दिए, प्रॉफिट्स में बहुत अच्छी इंक्रीमेंट दिखाई दे रही है। और अगर हाई की बात करें तो 81.9 का हाई देखने मिल रहा है, लो देखने मिल रहा है 79 का, क्लोजिंग 79.55 पे, ओपन हुआ था 80 पे। जिस तरीके की वॉल्यूम्स है, जिस तरीके का ट्रेंड देखने मिल रहा है, तो ओवरऑल ट्रेंड जो है वो साइडवेज टू नेगेटिव दिखाई दे रहा है, तो अभी अवॉइड करने की सलाह है, कोई पोजीशंस ना बनाए। आईटीसी के अंदर देखें तो ओवरऑल ट्रेंड क्लियरली नेगेटिव है, लेकिन बार बार इसके अंदर में लोअर लेवल्स पे बाइंग इंटरेस्ट आता हुआ दिखाई देता है। अभी फिलहाल ट्रेंड बिल्कुल नेगेटिव है और छोटे से फॉलिंग चैनल के अंदर ये चलते हुए दिखाई दे रहा है, तो मेरा ऐसा मानना है कि करंट लेवल्स पे यहाँ पे मुझे थोड़ा सा बाई की जो रेटिंग है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है, या बाई यहाँ पे आता हुआ रिवर्सल आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि एग्जैक्टली अपने देखें तो 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास ही होवर करते हुए नजर आ रहा है। तो यहाँ से जब भी ब्रेकआउट करेगा तो एक अच्छी तेजी देखने मिलेगी। लास्ट 2 बार इसने अटेम्प्ट किया, फेल हो गया, अब थर्ड अटेम्प्ट में अगर ये पास होता है तो डेफिनेटली एक अच्छी तेजी देखने मिलेगी और वापस 177 से लेकर 180 तक आने की ये बिल्कुल कोशिश करेगा। तो करंट लेवल्स पे बाय करें, 177 का टारगेट, 180 का टारगेट, और नीचे में स्टॉप लॉस हम इसमें बहुत ही छोटा लगाएंगे अराउंड 161 का। जेएसडब्ल्यू स्टील में 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास ही ये रिबाउंड होते हुए दिखाई दे रहा है, बट बहुत ज्यादा यहाँ पे बुलिशनेस नहीं है, अवॉइड करना ही बेटर रहेगा। एलएनटी की बात करें तो ये अपने 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज, अपने 50 डे 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज इसी के आसपास अभी करंटली ट्रेड कर रहा है, उसे सपोर्ट मिला हुआ है। तो यहाँ पे फर्दर गिरावट मुझे थोड़ी सी नजर नहीं आ रही है, बट अप ट्रेंड में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसलिए मेरी ऐसी राय रहेगी अभी अवॉइड करें, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड जो है या पैटर्न जो है वो क्लियर नहीं है, तो अवॉइड करना ही सबसे ज्यादा बेहतर रहेगा। मारुति के अंदर अच्छी खासी गिरावट देखने मिल रही है और यहाँ पे मुझे लगता है ये फर्दर एक्सटेंड होती हुई नजर आएगी, जो कि आपको 6500 तक के लेवल्स दिखा सकती है, इसलिए क्लियरली यहाँ पे सेल करके चल सकते हैं। 6500 तक के लेवल्स देखने मिलेंगे। एम अपने 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके 594 पे क्लोज होने में सक्सेसफुल होते हुए नजर आ रहा है, बट ट्रेंड यहाँ पे मैंने जैसे आपको कहा कि नेगेटिव दिखाई दे रहा है, कोई यहाँ पे बहुत अच्छा मुझे जो लेवल है बाइंग का फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एकदम क्लियरली सेल का कैंडिडेट है, तो 592 के नीचे जैसे ही सस्टेन करेगा यहाँ पे गिरावट होते हुए नजर आएगी, 592 पे सेल करें। टारगेट यहाँ पे क्लियरली बहुत ही नीचे के 560 से लेकर 520 तक के देखने मिल सकते हैं। नेस्ले इंडिया की बात करें तो नेस्ले इंडिया में अच्छी तेजी देखने मिल रही है, वॉल्यूम भी बहुत ही शार्प दिखाई दे रही है, फर्दर अपसाइड देखने के लिए मिल सकता है। 17,500 का पहला टारगेट रहेगा, ये अगर पार करेगा तो 18,000 तक का नेक्स्ट लेवल देखने में मिल सकता है। एनटीपीसी के अंदर में ऑलरेडी जो लॉन्ग्स में थे उन्होंने एग्जिट करने की राय दे दी थी, अभी फिलहाल जिस लेवल्स पे है यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो काफी दिखाई दे रहा है, अवॉइड की सलाह रहेगी, कोई पोजीशंस ना बनाए। ओएनजीसी के अंदर अच्छी खासी गिरावट हमको रोज देखने के लिए मिलती है और अभी करंट लेवल्स पे यहाँ पे एक डोजी बना के जो रिवर्सल का संकेत दिया है ये बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। हालांकि फिर भी मेरा ऐसा मानना है ये स्टॉक काफी वीक है, वॉल्यूम्स भी बहुत ज्यादा हाई दिखाई दे रहे हैं, अगर कोई भी अपसाइड मिलता है तो सेल करके चलना रहेगा, वो ज्यादा बेटर रहेगा। पावर ग्रिड के अंदर में ये बहुत ही छोटे से रेंज के अंदर फंस चुका है, इसलिए अवॉइड की सलाह रहेगी, कोई भी फिलहाल बाय या सेल ना करे जब तक एक रेंज के बाहर नहीं निकलता इस स्टॉक में,
ट्रेड नहीं बनेगा, अवॉइड करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। रिलायंस के अंदर में लास्ट डे हमने डिस्कस किया था कि एक रिवर्सल देखने मिलेगा, क्लियरली बाय की रेटिंग हमने दी थी और 2100 तक के टारगेट्स के बारे में डिस्कस किया था। 20655 देखने मिल रहा है, लो 2020 का, ओपन 2033, क्लोज 2054। अभी यहाँ पे ये 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ठीक ऊपर में क्लोज होते हुए नजर आ रहा है। अब ये जो इसका सपोर्ट था अराउंड 2050 का, भी ये रेजिस्टेंस बनते हुए नजर आ रहा है। तो यहाँ पे वापस अपसाइड क्या और जाएगा, ये बहुत ही क्वेश्चन मार्क है। इसके रिजल्ट्स जो हैं वो मुझे लगता है कि एक फ्लैट रिजल्ट्स हमको देखने मिल रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज हमको नहीं देखने मिल रहा है। इसलिए फर्दर मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल यहाँ पे करंट लेवल्स पे जो 2100 के आसपास या 2075 के आसपास आता है तो लॉन्ग पोजीशंस अनवाइंड कर लें और नीचे के लेवल्स के लिए 2000 के नीचे का ब्रेकडाउन का वेट करें। SBI लाइफ में 760 के बाद में एक रिवर्सल की कोशिश दिखाई दे रही है, 769 पे क्लोज होते हुए नजर आ रहा है। फर्दर अपसाइड आपको देखने के लिए मिल सकता है, करंट लेवल्स पे बाय करके चले और 780 का टारगेट फर्स्ट रहेगा। 780 के बाद में अराउंड 795 सेकेंड टारगेट रहेगा। श्री सीमेंट्स में साइडवेज पैटर्न नजर आ रहा है, यहाँ पे और ऊपर के लेवल्स पे जा सकता है, बट मुझे लगता है 22,000 का लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक फ्रेश खरीदारी ना करें। 22,000 के बाद में और अपसाइड देखने मिलेगी। सन फार्मा में नीचे के लेवल्स पे एक अच्छा खासा हमें एक ब्रेकडाउन देखने मिला। 460 का जो हमारा टारगेट था वो अल्टीमेटली अचीव हुआ लास्ट डे। उसके बाद में एक रिबाउंड की भी हमने बात की थी, इसके अंदर जिस तरह की सेलिंग आ रही है और आते हुए दिखाई दे सकती है, एक रिबाउंड हो सकता है और रिबाउंड में भी हमें सेल करके चलना है। तो करंट लेवल्स पे अगर देखो तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा और अपसाइड आता है 480 के आसपास तो ज़्यादा कंफर्टेबिलिटी रहेगी। तो 480 के अगर आसपास आपको मिले फिर से सेल करके चलेंगे और डेफिनेटली अभी थोड़ा सा कॉशियस रहना क्योंकि कुछ न्यूज़ फ्लोज भी इसके आते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा सेल करते समय हमें ओवरऑल सेंटीमेंट देखना पड़ेगा किस तरीके का है। अगर बहुत ज़्यादा स्पाइक, बहुत ज़्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग होती है तो थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए सेल, और जहां पे हमें एक रिवर्सल देखने मिलेगा या एक रेजिस्टेंस देखने मिलेगा 500 के आसपास तो वहां पे एक अटेम्प्ट कर सकते हैं। टाटा मोटर्स के अंदर में जैसे मैंने डिस्कस किया था कि 130 से लेकर 140 एक कंसोलिडेशन जोन बन चुका है। जब इससे एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तभी हम इसमें सेल या बाय करके चलेंगे, अभी फिलहाल अवॉइड की सलाह है। टाटा स्टील में लास्ट डे हमने एक अच्छी तेजी देखी और करंट लेवल्स पे अगर देखें तो ट्रेंड बिल्कुल इंटैक्ट है और यहाँ पे एक अच्छा ट्रेंड बन सकता है। तो करंट लेवल्स पे बाय करके चले। टारगेट मिलेगा आपको 425 का और फर्स्ट टारगेट 425 का, थर्ड टारगेट अगर है तो 440 के आसपास फिर से आ सकता है। करंट लेवल्स पे स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो 405 का अब रख के काम कर सकते हैं। TCS के अंदर में एक 2600 के लेवल से थोड़ा सा रिवर्सल देखने मिल रहा है, बट ट्रेंड अभी कंप्लीटली डाउन है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा करंट लेवल्स पे आपको अवॉइड करना चाहिए बाइंग, और अराउंड 2700 के आसपास आता है तो यहाँ पे एक सेल अटेम्प्ट कर सकते हैं। मार्केट सेंटीमेंट ओवरऑल हमें समझ के सेल करके ही चलना है। 2700 के आसपास सेल करें, फिर से 2600 और 2600 के नीचे के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। टेक महिंद्रा में भी एक रिवर्सल देखने मिल रहा है, बट ट्रेंड ऑलरेडी इसमें डाउनवर्ड है। कोई भी बाउंस में सेल करके चले और नीचे के लेवल्स पे, हालांकि मैंने कहा था कि 800 के बाद हम वापस बाइंग करेंगे, 840 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। तो अब की बार अगर 835 के आसपास आता है, लॉन्ग पोजीशंस जो है वो अनवाइंड कर लें और शॉर्ट पोजीशंस फ्रेश बना सकते हैं। टाइटन के अंदर में कंटिन्यूसली गिरावट देखने मिल रही है। 1150 का जो लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। वॉल्यूम्स लास्ट 2-3 दिन से हाई है, तो करंट लेवल्स पे मुझे लगता है कि 1150 के आसपास आता है तो बाय करके चलना चाहिए और वापस एक रिवर्सल पे 1250 तक के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट में बात करें तो मेरी क्लियरली यहाँ पे अवॉइड की सलाह है, अभी कोई यहाँ पे फ्रेश पोजीशन ना बनाए, अवॉइड करें। यूपीएल के रिजल्ट्स काफी अच्छे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, नीचे के लेवल्स पे रिबाउंड देखने मिल रहा है। मुझे लगता है कि जैसे ही यहाँ पे ये 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के वापस ऊपर आएगा तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है 480 का बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन चुका है। वॉल्यूम के साथ में अगर इसमें तेजी होती है तो डेफिनेटली मुझे लगता है बाय का कैंडिडेट है। बाय पोजीशंस लास्ट डे तो ऑलरेडी हमने लास्ट डे भी डिस्कस किया था कि इसमें ऑलरेडी हमें अनवाइंड कर लेनी है नीचे के रिवर्सल पे जब हमने बाय किया था। अभी यहाँ पे मुझे लगता है कि तेजी हो सकती है तो किसी की पोजीशन है तो होल्ड कर सकता है। 480 का पहला टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट 520 तक का। अगर नीचे गिरावट होती है तो मुझे लगता है 440 का स्टॉप लॉस रहना चाहिए। 440 का स्टॉप लॉस में करंट पोजीशन होल्ड कर सकते हैं या फ्रेश पोजीशन भी बना सकते हैं। विप्रो की बात करें तो 340 के आसपास से ही ये घूमते हुए नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे पैटर्न जो है वो डिस्टॉर्टेड है तो अवॉइड की सलाह रहेगी। कोई बाय या सेल ना करें, अवॉइड करना ही बेहतर रहेगा। सो इसी के साथ अपनी बात को मैं यहीं पे वाइंड अप करूंगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में व्यूज लिखना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब ना किया तो तुरंत कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे चैनल की मेंबरशिप, जहां पे एक्सक्लूसिव कंटेंट, टेक्निकल और फंडामेंटल रिसर्च के साथ हम लेके आते हैं। सो इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।